हेलो लिसनर। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी अगर सिंपल सा जो इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग है वो देखा जाए तो वो रहता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है वो संस्कृत वर्ड है दैट स्टैंड फॉर विजन ऑफ रियलिटी। तो मतलब जो फिलॉसफी है इंडियन टर्म्स में दैट इज़ ए टूल टू रीच एट द रियलिटी, टू डिस्कवर द रियलिटी, टू नो द रियलिटी। अगर इंडियन फिलॉसफी की पर्टिकुलर बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर फिलॉसफिकल सिस्टम नहीं है अपने आप में, इट्स अ मल्टीपल सिस्टम जो साइमल्टेनियसली चलते हैं और जिसको कलेक्टिवली इंडियन फिलॉसफी बोला जाता है। जैसे कि इसमें दो जो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं वो रहती हैं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो स्कूल्स हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को मानते हैं और नास्तिक वो हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते हैं। तो मतलब जो इंडियन फिलॉसफी का बिगनिंग पॉइंट है वो वेदास हैं। और अगर हम वेदास की बात करें ये अराउंड 2500 ईयर्स टू 600 BC के बीच कंपाइल्ड किए गए हैं। वेदास को अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो वेदा संस्कृत वर्ड वेद से आता है जिसका मतलब होता है टू नो। सो मतलब जो लिटरल मीनिंग है वेदास का दैट इज नॉलेज। नॉलेज स्टैंड फॉर मंत्रास और मंत्रास स्टैंड फॉर नॉलेज, इज वन सेम थिंग। तो मंत्रा का मतलब क्या होता है, कोई भी हाइमंड्स जो हम एड्रेस करते हैं भगवान को, जैसे इंद्र भगवान को, ब्रह्मा को, सूर्य को, अब ओम, जब कुछ भी इस तरह के जो मंत्र होते हैं जो भगवान को एड्रेस कर, देवी देवताओं को एड्रेस करते हैं। तो मतलब जो कलेक्शंस होती हैं मंत्र इनको संहिता बोला जाता है। और संहिता का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे 4 वेदास हमारे सामने आते हैं। मतलब संहिता की जो कलेक्शंस है उनको 4 ग्रुप हैं टोटल और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। तो ऋग्वेद की बात करें हम तो ऋग्वेदा में क्या है, भगवान की प्रेज में, देवी देवताओं की प्रेज में जो मंत्र चैंट किए जाते हैं, रिसाइट किए जाते हैं, इट इज़ कंटेन्ड इन द ऋग्वेदास, नॉलेज ऑफ द हाइमंड्स ऑफ प्रेज फॉर रिसाइटेशंस। सामवेद की बात करें तो मतलब जो साउंड या म्यूजिक के रिलेटेड जितने भी मंत्रस हैं जिनका रिलेशन उनके साथ है, वो जो सामवेद है उसमें जो मंत्र हैं वो किसके रिलेटेड है, नॉलेज ऑफ द मेलोडीज फॉर चैंटिंग। तो मतलब जो साउंड है जो म्यूजिक है इसकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है फिलॉसफी में। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर मतलब सिंपल वर्ड्स में बात करूं, मतलब जैसे आप ओम रिसाइट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, तो अगर आप उसको एक पर्टिकुलर रिदम में चैंट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है तो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो मतलब जब मंत्र चैंट करते हैं तो साउंड या म्यूज़िक पे भी फोकस रखना ज़रूरी है। मतलब साउंड की और म्यूज़िक की अपनी इम्पोर्टेंस है रिलीजियसनेस में, फिलॉसफी में। यजुर्वेद की बात करें तो मतलब यहाँ पे रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड जितने भी मंत्रस होते हैं वो सब यजुर्वेद में आते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अथर्ववेद। इसमें मतलब जो मंत्रस हैं वो रिकॉर्डिंग आयुर्वेद, मंत्रा, जितनी मिस्टिकल प्रैक्टिसेस होती हैं सारी अथर्ववेद में हैं। तो हर एक वेद के ना 4 पार्ट होते हैं। जैसे ईच वेदा कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज संहिता जिसमें हाइमंड्स मंत्र बोले जाते हैं इनको। फिर सेकंड पार्ट जो वेदास का होता है ब्राह्मणास होता है जिसमें रिचुअल्स होते हैं। थर्ड पार्ट जो अरंकास है थियोलॉजीज दैट इज रिलीजियस प्रॉब्लम्स। एंड द लास्ट वन इज उपनिषद दैट इज फिलोसफीज। संहिता की अगर बात करें वहाँ सिंपल सा मतलब क्या रहता है, जो मंत्र होते हैं मतलब हर एक वेद के 4 पार्ट हैं। मतलब ऋग्वेद में भी 4 पार्ट हैं, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, हर जो 4 वेद हैं हम चारों वेदों के 4 पार्ट हैं। मतलब हर एक मंत्र में वेद में संहितास भी होते हैं, ब्राह्मणास भी होते हैं, अरंकास भी होते हैं और उपनिषद भी होते हैं। मतलब मंत्र भी हैं, रिचुअल्स भी हैं, थियोलॉजीज भी हैं और फिलॉसफीज भी हैं। संहिता सिंपली मीन्स क्या, मंत्रस। तो कोई भी जो ये जो वेद की बात कर रहे हैं वहाँ पे मंत्र होंगे जो गॉड को एड्रेस किए जाते हैं। सेकंड ब्राह्मणास, ये प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं और रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट हैं ये, जिसमें हम क्या करते हैं जो वैदिक परफॉर्मेंस होती हैं हमारी, वैदिक जो सैक्रिफाइसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उनको कैसे करना है वो सब बताया जाता है वहाँ पे। और इनका जो है वो ब्राह्मणास का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे कैसे करना है, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस कैसे करने हैं इस पर नहीं, रादर इसकी फ़िलासफ़ी पे फोकस किया जाता है कि मतलब इसके जो पीछे की साइंस क्या है, क्यों करना है। अगर कोई मंत्र आप चैंट कर रहे हैं, रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, अगर क्यों करना है, तो मतलब इसका जो मेन फोकस है फिलॉसफीज। और रंका का जो वर्ड है ये मेरा क्या था, फॉरेस्ट डिवेलर्स, मतलब इनको जंगल में बैठ के लिखा गया है। और लास्ट जो है वो उपनिषद है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 3 संहितास, ब्राह्मणास एंड अरंकास। उपनिषद स्टैंड फॉर फिलॉसफीज। मतलब जितने भी फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, मेरा गॉड के साथ क्या रिलेशन है, अगर भगवान है तो
अगर नहीं है तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे काम कर रहा हूँ, मतलब जो भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है ना सारी, वो कहाँ से आती हैं, उपनिषद में। तो अगर हम एंशंट फिलॉसफी को देखें, इंडियन फिलोसफिकल जो सिस्टम्स हैं, तो मतलब वहाँ पे जो वैदिक रिलीजन था वो काफ़ी फ्लोरिश्ड हुआ है, और जो मतलब मेन फोकस रहा है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही रहा है, मतलब रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में थी चाहे वर्बल फॉर्म में थी, एंड उनको एक मतलब प्रॉपर वे में एक टेक्निक के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस किया जाता था। अगर आप आउट ऑफ टेक्निक जाके कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और मतलब जितने भी रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, ये क्या कहते हैं, एड्रेस किसको, भी नेचुरल फोर्सेस को। जैसे ग्रीस में भी मिलता है कि बारिश का भगवान है, फसलों के भगवान हैं, जानवरों के भगवान हैं, पेड़ पौधों के भगवान हैं, मतलब जितने भी फिनोमिना है हमारे सराउंडिंग, हर एक पर्टिकुलर डाइटी है। तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, मतलब अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो एक उस भगवान की पूजा करिए, अच्छी बारिश नहीं हो रही है, उस भगवान की पूजा करिए। इस तरह से मतलब सारा जो कॉस्मिक ऑर्डर है, रिचुअलिस्टिक ऑर्डर है, मॉरल ऑर्डर है, ये मेंटेन करके रखा जाता था थ्रू प्रैक्टिसेस। मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना, रिथ स्टैंड फॉर ऑर्डर। वो ऑर्डर 3 टाइप के होते हैं, ये सब रिचुअल्स के थ्रू करते थे हम, सैक्रिफाइसेस के थ्रू। और अगर हम रिचुअल्स को छोड़ें तो फिलॉसफीज़ पे फोकस करें तो वो रहता है मेन वही उपनिषद में सारी प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं, फिलॉसफिकल प्रॉब्लम जो होती हैं। What is mind, what is soul, what is God, what is time, what is space, how the universe originate, how we came into existence. So these are the philosophical speculations. और ये सब कहाँ मिलती हैं हमें, उपनिषद में। तो मतलब उपनिषद जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में असमिलेट किए गए हैं। और उपनिषद में वही आता है कि जो इंसान की अर्थ है अंडरस्टैंड करने की, खुद को, अपने एग्जिस्टेंस को समझने की, वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है। जैसे वही भगवान क्या है, ब्रह्मन, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, परमात्मा, दोनों अलग अलग हैं, एक ही हैं। अगर एक ही हैं तो वो अलग कैसे हुए, और अब फिर से एक कैसे हो सकते हैं। मोक्ष का कंसेप्ट राइज हो जाता है, लिबरेशन, हम बॉन्डेज में हैं अभी, तो अगर बॉन्डेज में हैं तो लिबरेट भी हो सकते हैं। तो ये सब फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं उपनिषद में। तो ये जो अगर हम जो अभी तक हमने जो हिस्ट्री देखी, इसमें क्या देखा हमने, एक्सेस ऑफ रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, मंत्रास, डिवोशंस। तो हुआ क्या, मतलब इस तरह से जो मतलब हमारी सोसाइटी थी टोटली ग्रिप में आ चुकी है इस चीज़ के। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आपको रिचुअल्स करने हैं, तो भी सैक्रिफाइसेस करने हैं। अगर हम 200 ईयर पहले देखें तो लोग जितने रिसोर्सेस हैं, इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे। तो मतलब खाने के लिए नहीं होगा, आप वो अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स अवॉइड नहीं करने, वो करने ही करने हैं। तो मतलब ये एक तरह से एक्सेस में हो रही थी चीज़ें, और जो शायद लोग ना चाहते हुए भी करते थे। तो इसी के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो गई, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वो वैदिक फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वैदिक फ़िलासफ़ी हमें यही सिखा रही थी अभी तक कि रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस हमें भगवान के नाम पे करने हैं। बट जब ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया, ये टोटली रिएक्शन थी इसके अगेंस्ट। तो चारवाक भी एक सिस्टम आया था, बट वो मटेरियलिस्टिक था, उनकी जो अप्रोच थी वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरह एथिकल नहीं थी, मॉरल नहीं थी, वो टोटली मटेरियलिस्टिक स्कूल था। क्योंकि वो तो ये जो फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं कि डेथ, रीबर्थ, हेल, हेवन, ये सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। बट बुद्धिज़्म में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मानते हैं कि कॉन्शियसनेस होती है, रीबर्थ भी होता है। इवन जैनिज़्म तो सोल को भी मानता है। तो इस तरह से जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ग्रो होना शुरू हुए तो मतलब जो वैदिक फ़िलासफ़ी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इसी के रिएक्शंस जो नॉन ब्राह्मणिकल स्कूल्स हैं, ब्राह्मणिकल स्कूल्स जिन्होंने मतलब वैदिक फ़िलासफ़ी को सपोर्ट किया, वो भी राइज़ हुए। पहले भी थे कुछ, जैसे सांख्या जो ओल्डर सिस्टम है फ़िलासफ़ी का, उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड थे वो भी फ़िलासफ़ी में आए। जैसे टोटल 6 सिस्टम्स हैं, न्याय विशेषिका, सांख्य योग एंड वेदांतिक स्कूल, तो 6th-7th सेंचुरी में अराइज हुए हैं। मतलब ये माना जाता है जो अद्वैत वेदांत है, आस्तिक स्कूल सिस्टम है जो ये। तो अगर शंकराचार्य जो हैं फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, अगर ये नहीं आते तो शायद पूरा आज जो इंडियन जो सोसाइटी है ये शायद बुद्धिस्ट होती, जहाँ जैनिज़्म भी फ्लोरिश करता काफ़ी। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो अद्वैत वेदांत था, जो वेदांत स्कूल है फ़िलासफ़ी का, इन्होंने जो इंडियन ओल्डेस्ट सिस्टम था उसको फिर से रिवाइव किया था बाय क्रिटिसाइजिंग बुद्धिज़्म्स। तो इस तरह से मतलब टोटल जो इंडियन फ़िलासफ़ी ओरिजिनेट होती है। तो मतलब अगर हम इसको समराइज़ करें अब, तो क्या है कि इंडियन फ़िलासफ़ी की जो रूट्स है वो वेदास में रहती है। 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
हर एक वेदा के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, रंका और उपनिषद। और अगर हम वैदिक सिस्टम को देखें, वहाँ पे एक्सेस ऑफ रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस हैं, मंत्रास, तो मतलब रिलीजियसनेस काफ़ी है। और इसी जो एक्सेस में जब एकदम क्लाइमैक्स पे चला गया था ये सिस्टम, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी रिएक्शन में 2 स्कूल डेवलप हुए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। चारवाक है बट वो मटेरियलिस्टिक स्कूल है, उसकी अप्रोच वैसी नहीं थी जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की है। तो सेम जो वेदास के फेवर में थे वो भी लोग सामने आए, जैसे 6 सिस्टम्स हैं जो वेदास को मानते हैं, वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं, जैसे न्याय विशेषिका, सांख्य योग एंड वेदांत एंड मीमांसा। सेम इनके जो वेदास को नहीं मानते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।